नमस्कार, मी जान्हवी सावंत. मार्ग प्रगतीचा या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत या कार्यक्रमात आहेत रोड स्टॅप कन्स्ट्रक्शन LLP चे निखिल शर्मा आणि सारिका साळवे, आणि त्यांच्याकडून आपण रोड स्टॅप कन्स्ट्रक्शन LLP या कंपनीचा यशस्वी प्रवास जाणून घेणार आहोत. तुम्हा दोघांचंही कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत. नमस्कार. तर संवाद साधण्यापूर्वी आपण रोड स्टॅप कन्स्ट्रक्शन LLP कंपनी आणि दोन्ही पाहुण्यांची ओळख करून घेऊयात. रोड स्टॅप कन्स्ट्रक्शन LLP ही रस्ते बांधकाम आणि माती स्थिरीकरण क्षेत्रातील एक प्रगत आणि विश्वासार्ह कंपनी आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अनुभवी टीमच्या सहाय्याने कंपनीने टिकाऊ, किफायतशीर आणि जलद प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. डिझाईन पासून अंमलबजावणीपर्यंत संपूर्ण अभियांत्रिकी उपाय देणे ही कंपनीची खासियत आहे. गुणवत्ता, नवकल्पना आणि विश्वास या मूल्यांवर आधारित कंपनीने महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासात योगदान दिलंय. आपल्या सोबत निखिल शर्मा आहेत. निखिल शर्मा हे रोड स्टॅप कन्स्ट्रक्शन LLP चे टेक्निकल डायरेक्टर असून त्यांचा जन्म राजस्थानमध्ये झालाय. त्यांनी रशियामध्ये शिक्षण घेतलं असून मटेरियल इंजिनिअरिंग आणि पेव्हमेंट डिझाईनमध्ये त्यांना सखोल ज्ञान आहे. देशभरातील विविध भौगोलिक आणि मातीच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून ते प्रभावी आणि किफायतशीर उपाय देतात. त्यांच्या तांत्रिक नेतृत्वाखाली कंपनीने गुणवत्तापूर्ण आणि टिकाऊ रस्ते प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. तसेच आपल्यासोबत सारिका साळवे देखील आहेत. सारिका साळवे या मूळच्या पुण्याच्या असून रोड स्टॅप कन्स्ट्रक्शन LLPच्या त्या संचालिका आहेत. रस्ते बांधकाम आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील त्यांच्या अनुभवामुळे त्यांनी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून टिकाऊ आणि किफायतशीर रस्ते निर्माण करण्यावर त्यांचा भर आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने गुणवत्ता, नवकल्पना आणि विश्वासार्हतेचा नवा मापदंड निर्माण केलाय. चला तर मग त्यांच्याशी संवाद साधूया. सुरुवातीला मी निखिल सरांकडे येणार. सर, रोड स्टॅप म्हणजे नेमकं काय आणि महाराष्ट्रामध्ये या कंपनीने काय नाविन्य आणलंय? रोड स्टैप बेसिकली एक रशिया की कंपनी है जो कि 1986 से रशिया में काम कर रही है और हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में 2011 में किया. मैंने अपनी पढ़ाई वहीं कंप्लीट करी है, तो मुझे अपने भारत के लिए वहाँ से नई मजबूत सड़कों का सॉल्यूशन लेकर आना था, जो कि मैं लेकर आया. और उस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्रेडिटेशन करवाया 2013 के अंदर. 1.5 साल लगे हमारे को अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन, एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन लेने के बाद में. और जब हमने अपने को प्रमाणित किया तब हम अपने आप को भारत के परिवेश के अंदर 2013 के अंदर ला पाए. 2013 से लेकर आज की डेट में 2025 हमने अलग अलग देश के अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में सड़कें बनाई हैं. यदि मैं बात करूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक हम अलग अलग क्लाइमेट के अंदर सड़कें बना चुके हैं, और जो कि अपने आप को एग्जिबिट कर चुकी हैं, अपने आप को प्रमाणित कर चुकी हैं कि हर क्लाइमेट कंडीशन में, जैसे कि ऊपर बर्फ़ पड़ती है, आसाम में ठंडा है और बारिश है और मिट्टी है, महाराष्ट्र के अंदर मूरम है और बारिश बहुत ज़्यादा है, कमज़ोर मिट्टी है. और यदि बात करूं अपने हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, और हर मिट्टी के साथ में हम लोगों ने अपने आप को प्रमाणित किया है कि ये सड़कें हम मजबूत बना सकते हैं, और ये सॉल्यूशन जो रशिया से लेकर आए हैं वो यहाँ पर काम कर सकता है. अब यदि मैं बात करता हूँ सो महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र में 2 तरह की परेशानियां हैं. एक बहुत लंबी बारिशें, बहुत तेज बारिशें, और नीचे की कमज़ोर मिट्टी जिसको कि ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं. दोनों ही परिप्रेक्ष्य सड़क को बनाने के लिए बहुत ही खराब परिस्थितियां हैं. इन दोनों ही परेशानियों को सॉल्यूशन करने के लिए, कि जिससे कि जनता को परेशानी ना हो, खड्डे ना हो, सड़कें ज़्यादा मजबूत रहे, जिनकी मेंटेनेंस ना हो, बारिशों में ख़राब ना हो, और लोग बार बार उनमें गिरे नहीं, फिसले नहीं. तो इन चीज़ों को, इन 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए रोड स्टैप ने काम किया है. हम ऊपरी सतह उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, और जो सबसे नीचे वाली मिट्टी होती है जिसके ऊपर सारा वजन पड़ता है, जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, जो सबसे कमज़ोर पार्ट है जो कि हमारे महाराष्ट्र में, उन 2 चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए रोड स्टैप ने बहुत काफ़ी समय मेहनत करी है. और इन दोनों सॉल्यूशन के साथ में हम अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और आगे प्रूव करेंगे. छान. सर, महाराष्ट्रामध्ये नेमकं काय काम केलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये काय योजना आहेत? महाराष्ट्र में यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने पिछले 3 साल तक 3 साल से काफ़ी काम किया है. मैंने महाराष्ट्र में आज की डेट में हमारे MSIDC के चीफ इंजीनियर साहब हैं श्री रंजीत हांडे साहब,
उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को लेकर इंट्रोड्यूस किया अपने महाराष्ट्र के अंदर, और नासिक में उन्होंने काफ़ी सड़कों को इंट्रोड्यूस भी किया। हम लोगों ने पहली सड़कें नासिक में बनाई थी, चांदवाड़ हुआ, अलग अलग अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नासिक के अंदर हम लोगों ने बनाई। फिर हम उसको लेकर आए अपने पूना क्षेत्र के अंदर, तो पूना में हमने काफ़ी सड़कें बनाई हैं। और यदि मैं बात करूं आज की डेट में जो सबसे बड़ी, आज की डेट में बहुत सबसे फेमस सड़क है हमारी पूना मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जिसके अंदर एक टुकड़ा है मिसिंग लिंक, जो कि अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने। तो उस सड़क को भी हम लोगों ने बनाया है। इसके अलावा आपकी जो महाबलेश्वर की सड़क है, जिसके ऊपर आप सभी लोग अपना रेगुलर अपना टूरिज्म के लिए जाते हैं, और उसके आगे सतारा, तो ये सड़कें भी, काफ़ी सड़कें हमारे द्वारा बनाई गई हैं और नवीन पद्धति से बनाई गई हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उन सड़कों पे कम से कम मेंटेनेंस हुई है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा का अनुभव होगा। अगदीच मिसिंग लिंकचा तुम्ही उल्लेख केला म्हणून मला विचारावं असं वाटतं, कारण मी सुद्धा प्रवास केलाय आणि खूप सुंदर असा प्रवास आहे, सरळ साधा. तर मिसिंग लिंक मध्ये तुमची भूमिका काय होती नेमकी, आणि रोड स्टॅपमुळे काय काय फायदे झाले? बेसिकली यदि मैं बात करूं मिसिंग लिंक की, तो मिसिंग लिंक में हमने बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन दिया। मिसिंग लिंक में हम लोगों ने आईआईटी रुड़की के साथ में मिलकर एक सॉल्यूशन क्रिएट किया। आईआईटी रुड़की ने उसके अंदर डॉक्टर रानचिंग सुंग हैं, बहुत गोल्ड हैं इंडिया के, इस वक्त में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। उन्होंने सॉल्यूशन बनाया बेस के लिए, सब बेस के लिए, और जिसको हम लोगों ने अपने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब वसईकर साहब एमएसआरडीसी के, उनके सामने उसको हम लोगों ने दिखाया, जिनको सर को बहुत पसंद आया। फिर नवयुगा की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट साहब थे श्री अनिल जी, उनके साथ में मिलकर इस चीज़ को हम लोगों ने एक फाइनेंशियल हम लोगों ने एक स्टेटमेंट्स वगैरह बनाई, सॉल्यूशन बनाया, हर चीज़ को उसको चेक किया। तो हम लोगों ने फाइनली उसके बाद में उसका बेस बनाया। जिस सड़क के ऊपर आप जाते हैं, जिस सड़क अभी आप मिसिंग लिंक में कभी ट्रैवल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस सड़क के ऊपर उसकी सतह बहुत ही प्लेन है, उसके अंदर उस ऊबड़ खाबड़ नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि रोड स्टैप ने उसके नीचे एक बेस दिया है, एक मजबूती दी है, जिससे कि आपको एक अच्छी सरफेस मिली। दूसरा, इस बेस को बनाने से, जिसको डीएलसी का रिप्लेसमेंट बोलते हैं, हम लोगों ने डीएलसी को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया रोड स्टेप बेस लेयर से। अब उसके अंदर क्या किया गया कि उसमें जो भी हमारा जो लोकल मूरम है, लोकल मटेरियल यूज़ किया गया, जिससे कम से कम हमारे को पहाड़ काटने पड़े। तीसरी चीज, इसको हम लोग बहुत जल्दी बना पाए। इसको जिस लोड, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रेगुलर यहाँ पर बारिशें चल रही थी, तो उस वक्त में इसका सेटिंग टाइम बढ़ा हुआ था, तो ये मजबूत नहीं हो रही थी। तो उसका सॉल्यूशन की चौथे दिन हम लोगों ने इसके ऊपर पेवर चढ़ाया। इस सड़क को बनाने के लिए, इसको गतिशील करने के लिए, इसको जल्दी बनाने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस में जनरेट किए गए, जो कि रोड स्टेप ने और अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एमएसआरडीसी के लोगों से और आईआईटी रुड़की के लोगों के साथ मिलकर उस एक संपूर्ण सॉल्यूशन को एग्जिबिट किया और इम्प्लीमेंट किया, और आज की डेट में वो सड़क चालू है। अगदीच जेव्हा तुम्ही बोलत होता, मला जाणवलं हे की कोणताही प्रकल्प आपण जेव्हा करत असतो, अनेक आव्हानं समोर असतात. हे प्रकल्प अंमलबजावणी करत असतात तेव्हा कोणकोणत्या आव्हानांना सामोरं जावं लागतं? अब आपको चैलेंजेस की बात बताऊं तो बहुत सारे चैलेंजेस आप समझ सकते हैं कि सड़क बनाने में बहुत चैलेंजेस होते हैं, जो कि एक आम आदमी को नज़र नहीं आता। पर एक टनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत गहरा, बहुत रिस्क वाला और बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। अब आपको एक थोड़ा सा एक अनुभव के तौर पे यदि मैं बताऊं, आप सोचिए कि ऊपर से बारिश गिर रही है और पहाड़ों के अंदर, आप पहाड़ के बीच के अंदर खड़े हुए हैं, आपके ऊपर सर पे पानी गिर रहा है, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, और आप नीचे सड़क बना रहे हैं उस टनल के अंदर, उस छेद में, जहाँ पर ना तो हवा है और ना पानी और ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना आपके टेलीफोन के सिग्नल आ रहे हैं, और आगे थोड़ा सा दूरी के ऊपर डायनामाइट बज रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं, ब्लास्टिंग हो रही है, वो सारी मिट्टी, धुआं आ रहा है, हवा क्रॉस हो नहीं रही है, सांस लेने के लिए मुश्किल है, अंदर मिट्टी से भरा हुआ है। इस सारी चीज़ों को सहते हुए
उसके बावजूद इस सड़क को बनाया गया। ये सारी मुश्किलें होती हैं, पर यदि हम खुले में काम करें तो आसान होता है, पर टनल के अंदर डर भी होता है, रिस्क भी होता है। हम यदि हमारे साथ में कुछ हो भी जाए तो भी हम किसी को बताने की परिस्थिति में नहीं होते कि जी हमारे साथ में ये हो गया है, या हमारे घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे उनके साथ में कनेक्ट कर सकें। अंदर बैठे हुए हैं, 2 किलोमीटर बाहर हम बताने की परिस्थिति में नहीं है किसी को कि जी अंदर पानी पहुंचा दीजिए, या अंदर ब्लास्ट हो गया है, या ऊपर पत्थर गिर गया है, चोट लग गई है, कोई मर गया है। ये चीज़ें भी बताना संभव नहीं है। तो ये सारी मुश्किलें तो हैं, परेशानियां हैं, और पर क्या करें, देश की प्रगति के लिए हमारे को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है और काम करना पड़ता है, जिससे कि हमारा देश प्रगति कर सके और हमारे महाराष्ट्र सरकार को और हमारे महाराष्ट्र की जनता को सुविधा मिल सके। म्हणजे जेव्हा आपण ट्रॅव्हल करत असतो अशा रस्त्यांवरून तेव्हा आपल्याला खूप छान वाटत असतं. मिसिंग लिंकवरनं ट्रॅव्हल करताना खरं तर इतका आनंद होतो. सगळी ट्रॅफिक पासून सुटका झालेली आहे, बाकीच्या सगळ्या वळणावळणांपासून सुटका झालेली आहे, पण त्याच्या मागे एवढी मेहनत असते हे आता आपल्याला ऐकल्यावर कळतंय. सर, रोड स्टॅप इको फ्रेंडली आहे का? कारण आता प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण तेच बघत असतो. रोड स्टेप इज एन इको फ्रेंडली। आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा, जैसे इंडियन रोड कांग्रेस जो कि एक विंग है अपनी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो उसके अंदर क्या है कि हमको कोडल प्रोविजन जब अपने आप को एक्रेडिटेशन लेना होता है तो हमारे को अपने आप को हर परिवेश में प्रमाणित करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग उस केमिकल को ये यूज़ कर रहे हैं उससे ज़मीन का पानी खराब नहीं हो रहा। तो ये सबसे मेन ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं TCLP सर्टिफिकेशन, वो हम लोगों ने लिया लखनऊ से टॉक्सिकोलॉजी का। तो यदि मैं केमिकल बताऊं तो हाँ, ये इको फ्रेंडली है, इससे कोई नुकसान नहीं है। अब आ जाता हूँ, इको फ्रेंडली होना एक अलग सब्जेक्ट है, पर उससे हमारे को फ़ायदा क्या हुआ। यदि मैं बात करूं आज की डेट में, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एक चीज़ रहेगी ये, कि यदि अरावली के पर्वत ना होते तो आपका दिल्ली भी राजस्थान कहलाता। क्यों? क्योंकि इतनी गर्म हवा की वजह से उस दिल्ली की जो परिभूमि है वो भी सारी की सारी मरुस्थल बन जाती। साइमल्टेनियसली इससे हमको पता लगता है कि हमारे देश में हमारे पहाड़ों की कितनी ज़रूरत है। यदि हम अपने महाराष्ट्र के पहाड़, हमारे को भगवान ने इतनी समृद्धि दे रखी है पहाड़ों के रूप में, प्रकृति के रूप में, आप देखिए पूना के चारों तरफ, बॉम्बे के चारों तरफ इतने पहाड़ हैं। यदि हम इनको ख़त्म करेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन के पास में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो इस वजह से हमारे को अपनी प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य समझाता हूं कि एक पहाड़ को काटने से हमको जब सड़क बनानी होती है, लाखों क्यूबिक मीटर, लाखों घन मीटर हमको पत्थर फेंकना पड़ता है उसमें। उस घन मीटर को फेंकने के लिए उतने पहाड़ को हम काटेंगे तब हम उसको बिछा पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पहाड़ कट जाते। तो हम लोग जब भी कोई सड़क बनाते हैं, पहला हमारा ज़रूरत ये होती है, पहले हमारी कोशिश ये होती है कि जो वहाँ पर ऑलरेडी पुरानी सड़क बनी हुई है उसी सड़क को उठाकर रिसाइकल करें और उसी मटेरियल को यूज़ करते हुए उसको उससे 10 गुना मजबूत बनाएं। और ये वाली चीज़ जो मैं बात बता रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास में ऑलरेडी है। इंडिया के अंदर वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी प्रमाणित है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी उसको प्रमोट किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उसके लिए अलाउ करती है, कोल्ड परमिशन ऑलरेडी परमिट करते हैं। तो पुराने मटेरियल को लेकर हम नई सड़क बना सकें जिससे हमको नए मटेरियल की जरूरत न पड़े, ये पहली बात। दूसरा, जैसे अब ये मिसिंग लिंक है जिसके अंदर हम लोगों को नई जगह है तो उसमें हमको नया मटेरियल नहीं मिलेगा। पर नया मटेरियल नहीं मिलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए नए पहाड़ों को काटें। अब वहां पर जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसी मटेरियल को यूज किया जाए, जो जमीन के ऊपर पड़ा है उसी मटेरियल को रीयूज कर आप यदि आप उससे मजबूत सड़क बना सकते हैं तो क्यों नहीं। वरना आप सोचिए कि हमारे को यदि कोई पहाड़ काट कर लाना है, 15 किलोमीटर वो दूर है, यहाँ 15 किलोमीटर दूर वो सड़क बन रही है, तो 15 किलोमीटर मैं इस पहाड़ को काट कर लेकर आऊंगा तो मेरी जो एग्जिस्टिंग 15 किलोमीटर की जो सड़क बनी हुई है उसको तो मैं पहले तोड़ूंगा और 15 किलोमीटर बाद मैं नई सड़क बनाऊंगा। उसका क्या औचित्य है? तो इससे बढ़िया वहां की सड़क को ही मैं उसी खराब सड़क को ही बनाकर नया कर दूं। तो इस वजह से हम अपने प्रकृति को संजो रहे हैं और इससे हम इको फ्रेंडली हैं
और हम अपने सीमेंट का यूज़ कम कर रहे हैं, इसलिए हम इको फ्रेंडली हैं, और केमिकली हम लोग न्यूट्रल हैं, इसलिए हम इको फ्रेंडली हैं। तो मेरा कहना है कि यदि हम इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें अपने देश में, तो हम अपने देश के काफ़ी सारे प्राकृतिक संसाधनों को बचत कर सकते हैं। म्हणजे व्यवसायासोबतच तुम्ही पर्यावरणाचाही आणि अर्थातच देशाचा सुद्धा इतका विचार करताय. खरंच खूप सुंदर आहे हा थॉट. आणि मला याविषयी खरं तर अजून जाणून घ्यायचं आहे. मात्र वेळ झालेली एका छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा मार्ग प्रगतीचा. विश्रांतीनंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण रोडस्टॅप कन्स्ट्रक्शन LLP या कंपनीचा प्रवास जाणून घेतो आहोत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत, आपल्याशी संवाद साधतायत निखिल शर्मा सर आणि सारिका साळवे मॅडम. सर, तुमचं जे तंत्रज्ञान आहे ते पारंपरिक तंत्रज्ञानापेक्षा कसं वेगळं आहे? बेसिकली यदि देखा जाए तो जैसे हम लोग जो पुराने जो हमारे सड़क बनाने के जो तरीके हैं, हम उससे काफ़ी अलग हैं। पुराने तरीकों में क्या होता है कि नए मटेरियल को लाया जाए, उसको लेयर बाय लेयर बिछाया जाए और उसको ही सड़क बनाया जाए। पर हम लोगों का जो अभी जिससे हम लोग अलग हुए हैं कन्वेंशनल मेथड से, उसमें फ़र्क ये है कि हम लोग पुराने ही मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। पुराने मटेरियल को यूज़ करने से क्या हो रहा है कि हम नए मटेरियल की जगह 10 गुना ज़्यादा मजबूत सड़क बना पा रहे हैं, पहला। दूसरा, हम उस मटेरियल को जिसके अंदर मेंटेनेंस कम हो, हम उसको वो बना रहे हैं कि जिसके बाद में भविष्य में उसको मेंटेन कम करना पड़े। तो इस चीज़ में हमारा तीसरी चीज़ जैसे कि आप जो कि टेक्निकल एक सब्जेक्ट है, सड़क की मोटाई काफ़ी होती है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक है उतनी मोटी सड़क बनेगी। तो हम लोगों का क्या है कि उसको मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग जब काम करते हैं तो उससे उसकी क्रस्ट थिकनेस जो उसकी मोटाई है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है तो इसके मतलब कम मटेरियल की यूज़ होना पड़ता है। तो हम लोग पुरानी सड़कों से इसलिए अलग हैं कि उसमें कम मटेरियल यूज़ होगा, ज़्यादा मजबूत सड़क बनेगी और उसकी मेंटेनेंस कम से कम होगी। सर, मराठी जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी म्हणून तुम्हाला सरकारकडून काय अपेक्षित आहे? बेसिकली देखिए यदि मैं सरकार की बात करूं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स एक्चुअली में चाहिए होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, भले वो MSRDC हो, MMRDA हो, PWD हो या PMGSY हो, तो उसमें जो भी हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं, DPR कंसल्टेंट, उन लोगों को चाहिए कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को हमारी जैसे रोडस्टैप है, उस टेक्नोलॉजी को इंडक्ट किया जाए DPR में, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और कम से कम रिसोर्सेज में, जिससे कि हम अपने देश के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकें। ये हमारा मेन सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ इसमें गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, पर हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र डिपार्टमेंट के सीनियर्स ऑफिसर्स ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया। अदर मैं कहूँगा कि जो नीचे वाले हमारा जो डिपार्टमेंट के जो नीचे वाले पद हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरिया में बैठे हुए हैं, उन इंजीनियर्स को काफ़ी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उस चीज़ को ऑन ग्राउंड लाना पड़ेगा और कंसल्टेंट को DPR बनाते हुए उस चीज के अंदर काफी इनिशिएटिव लेकर इंडक्ट करना पड़ेगा। पण हे तंत्रज्ञान लागू करायला किती वेळ लागू शकतो आणि वाहतुकीला वगैरे काही अडथळा येईल का? नहीं, उसके अंदर देखिए, यदि मैं बात करूं, इस सड़क को बनाने में बहुत ज्यादा हमारा फास्ट काम होता है, क्योंकि यदि आप नई सड़क बनाते हैं तो उसमें बाहर से मटेरियल को लेकर आकर डालते हैं तो उसमें कई दिन काफी महीने लग जाते हैं। और जो हमारे तंत्र से जो सड़क बन रही है उसको हम पुराने मटेरियल को ही रीयूज कर रहे हैं, तो हमारे को कहीं से बाहर से मटेरियल लाना नहीं है। और काफी मोटी सड़क पुराने एग्जिस्टिंग मटेरियल को यूज करते यदि सड़क बनाते हैं तो उसके अंदर आपका समय की काफी ज्यादा बचत होती है। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे सारिका जी? थोडक्यात मी हे बोलेल की फर्स्टली तर ह्याच्यामध्ये लोकांना नॉलेज नाही आहे, या जे आम्ही सोल्युशन घेऊन आलं त्याच्याबद्दल नॉलेज नाही आहे। पहिली गोष्ट तर जेवढे गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये पण जेवढे इंजिनियर्स आहेत सगळ्यांना आम्ही स्वतः रेडी आहोत की आम्ही त्यांना प्रेझेंटेशन देऊ, त्यांना हे नॉलेज द्यायला आम्ही रेडी आहे की ह्याच्या करून आपलं विकास होऊ शकतं। तर हे मला गव्हर्नमेंटला पण हे खूप म्हणजे अशी आहे की आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी दिली पाहिजे जेणेकरून हे इनोव्हेशन पुढे जाऊन आम्ही वाढवू शकतो
आणि जास्तीत जास्त जे प्रॉब्लेम्स आहेत स्पेशली महाराष्ट्रामध्ये आम्ही ह्याचं सोल्युशन देऊ शकतो. सारिका मॅम, मला तुम्हालाच विचारावं असं वाटतं, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि या क्षेत्रातील एकमेव महिला म्हणून तुमचा काय एक्सपिरियन्स आहे, काय सांगा? पहिली गोष्ट तर मी इथे पुण्यात जन्मलेली आहे. मी महाराष्ट्रातली मुलगी आहे आणि हे सेक्टरमध्ये मुली कमी आहेत. तर मला हे खूप अभिमान वाटतो की अशा प्रोजेक्टमध्ये मला भागीदार व्हायचं ह्याची संधी भेटली मला. तर माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि तिथे काम करताना एकीकडे मला असं म्हणलं जात होतं की टनलमध्ये कसं काम करणार, कारण की तू एकटी आहेस, तू मुलगी आहेस, तिथे एवढे सगळे माणसं असतात, त्यांच्यामध्ये तू कसं वावरणार, कसं करणार काम. पण हे माझ्यासाठी चॅलेंजिंग होतं आणि हे चॅलेंज मी घेतलं. आणि माझ्यासोबत माझी जी टीम होती रोडस्टॅपची, माझे जे इंजिनियर्स होते, त्यांनी खूप साथ दिला, त्यांनी खूप सपोर्ट केला. एक स्वप्न होतं माझं आणि ह्यांचं की आम्ही काहीतरी वेगळं करावं स्पेशली महाराष्ट्रासाठी, आणि हे आम्ही स्वप्न पूर्ण केलं. त्याचं रिझल्ट आज सगळे बघतात आहेत आणि सगळे खूप अभिमानाने आमच्याकडेही बघतात. आणि हे खूप सोयीस्कर झाले. आपले जे मराठी माणूस आहेत, जे एवढ्या त्रासात एवढे दिवस ट्रॅफिकमध्ये त्रास काढत होते, त्यांच्यासाठी खूप चांगलं झालेलं आणि आम्ही खूप आभार मानतो की आम्हाला ही संधी दिली गेली. निखिल सर, तुम्ही महाराष्ट्रातील जनतेच्या आणि महाराष्ट्र सरकारच्या कोणत्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहात? जैसे कि मैंने आपको बताया, इनफैक्ट इसमें मेरे से ज़्यादा सारिका जी का काफ़ी इसमें इनिशिएटिव है. मैं तो इंजीनियरिंग बेस से हूँ, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोगों ने अलग अलग सड़कों पे, सतारा के अंदर, नासिक के अंदर, महाबलेश्वर में और आपके मिसिंग लिंक के अंदर हम लोगों ने बेस लेयर बनाई हैं, जिससे कि उसके ऊपर का जो ट्रैफिक है वो चले तो अच्छा चले, मजबूत चले, और नीचे वाली सड़क बार बार टूटे नहीं, जिससे ऊपर की सरफेस लेयर बनी रहे. सारिका मैडम की इनिशिएटिव से, जो महाराष्ट्र से हैं, उनका इन्होंने सबसे पहले एक प्रॉब्लम रेज करी कि निखिल जी, हमारे यहाँ पर बहुत बहुत गड्ढे होते हैं, इसका रिजोल्यूशन आप हम लोगों को क्रिएट करना है. तो सारिका मैडम ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, और हम लोग अभी एक बोल्ड बॉन्ड नाम से सब्जेक्ट के साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर आ रहे हैं. तो अभी आपने देखा होगा कि जितनी भी सड़कें हैं उनमें जो गड्ढे हैं, या जो कि अपने जो भी हमारे पूना मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हैं, या जितनी भी कंक्रीट की, मैं डामरीकरण सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, कंक्रीट की जितनी भी सड़कें हैं वो मजबूत तो होती हैं, पर यदि वो खराब हो जाए तो उनको बनाने में काफ़ी समय लगता है. तो उस चीज़ के रिजोल्यूशन के लिए सारिका मैडम एक नए सॉल्यूशन के साथ में हम लोग बोल्ड बॉन्ड लेकर आ रहे हैं. रोडस्टेप उसके अंदर एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर है. तो बट ये सारा इनिशिएटिव सारिका मैडम का लिया हुआ है. आप 2 शब्द बोलें इस बारे में. थोडक्यात म्हणजे मुंबईत खूप ट्रॅव्हल होत असतं आणि तिथे पॉटहोल्सचं खूप प्रॉब्लेम आहे आणि पाणी जमाव पण खूप होतं तिथे. तर त्याच्यासाठी हे सोल्युशन काढण्यात आलेलं आहे. बाकी दुसरं काही रिझन नाही आहे. आणि हे सगळं आपल्यासाठी आहे, आपल्या लोकांसाठी आहे आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या लोकांसाठी आहे, जेणेकरून सोयी करू शकतो आम्ही निर्माण. आम्हाला फक्त संधी दिली पाहिजे, फक्त एवढंच. अगदीच. आणि मला वाटतं जनतेसाठी, महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी तुम्ही खूप रोडस्टॅप अर्थात खूप चांगलं काम करत आहे. त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आहेत. आणि तुम्ही इथे आलात आणि आमच्याशी खूप छान संवाद साधला, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. नमस्कार. तर मार्ग प्रगतीचा मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा TV9 मराठी.